ट्वेल्थ क्लास में हम पढ़ रहे थे न्याय की अवधारणा। और न्याय की अवधारणा में अपना जो विषय चल रहा था वो चल रहा था अरस्तु, यूनानी दार्शनिक। तो हम देखते हैं जो दूसरा दार्शनिक था वो था अरस्तु। और अरस्तु के बारे में हमने ये पढ़ा था पीछे की कक्षा में कि अरस्तु ने अपने जो न्याय संबंधी विचार थे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में उन्होंने नहीं दिए थे। वो पुस्तक थी एथिक्स, जिसमें उन्होंने अपने न्याय संबंधी विचार जो है या न्याय की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की। अब हम देखते हैं अरस्तु के अनुसार न्याय का स्वरूप, यानी अरस्तु ने न्याय का स्वरूप जो है वो क्या माना। तो देखिए, अरस्तु ने न्याय को दो भागों में बांटा, यानी दो भागों में इसका विभाजन किया। पहला जो विभाजन हम देखते हैं तो अरस्तु वितरणात्मक न्याय, और इस वितरणात्मक न्याय को अगर हम दूसरा नाम दें तो इस वितरणात्मक न्याय को हम समानुपातिक न्याय भी कहते हैं। समानुपातिक न्याय ये पीछे की कक्षा में हमने किया था, लेकिन हमें वापस न्याय का स्वरूप जो है अरस्तु का वो शुरू करना है, तो हमें इसको लेना पड़ेगा। देखिए, अरस्तु वितरणात्मक न्याय के बारे में क्या कहता है कि एक राज्य में पद प्रतिष्ठा, ये वितरणात्मक न्याय क्या है, राज्य में पद प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कार का वितरण, व्यक्ति की राज्य के प्रति की गई सेवा व योग्यता के अनुसार होना चाहिए। ये अरस्तु का वितरणात्मक न्याय है। अरस्तु कहते हैं कि एक राज्य के द्वारा व्यक्ति को सम्मान भी देना चाहिए, पद प्रतिष्ठा पुरस्कार का वितरण करना चाहिए, लेकिन वो उसकी योग्यता और देश के प्रति उसने किस तरह से सेवा की है इसके आधार पर ही होना चाहिए। यहाँ अरस्तु एक बात और कहता है कि ये जो वितरणात्मक न्याय है, यानी वितरण होना चाहिए न्याय का, वो किसके आधार पर होना चाहिए। तो अरस्तु इसमें जो सेकंड पॉइंट बताता है, यानी हम जिसको ए बताते हैं और ये भाग पार्ट ब हो जाएगा, वितरण अंकगणित के आधार पर, वितरण अंकगणित के आधार पर न होकर रेखागणित के आधार पर होना चाहिए। रेखागणित के आधार पर होना चाहिए। अब देखिए, अंकगणित और रेखागणित का आधार क्या है। अंकगणित का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं अपने पास कितने पद हैं, 10 पद है, ठीक है, 10 पद हैं। तो अंकगणित के आधार पर विभाजन कैसे होगा कि 10 पद है और अपने पास 10 ही क्या है, व्यक्ति है। तो इन 10 पदों को हर व्यक्ति को कितने दे दो, एक एक दे दो, यानी सब 10 व्यक्तियों में जो 10 पद है वो एक एक बांट दो। अब उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि वो उस पद को ग्रहण करने की योग्यता रखता है या नहीं रखता है, और क्या सभी ने 10 ने ही राज्य के प्रति सेवा की है, एक अपने राष्ट्र के प्रति सेवा की है, समर्पित हुए हैं वो, और क्या उनमें योग्यता है। यहाँ पर देखिए, ये बात को वो कहता है कि अंकगणित के आधार पर न होकर रेखागणित के आधार पर होना चाहिए। अब अंकगणित तो कहती है कि अगर 10 पद है, 10 व्यक्ति है तो बांट दो एक ही, उसमें न योग्यता का न समर्पण का कोई भाव मान्य रखता है। लेकिन यहाँ अगर हम रेखागणित की बात करते हैं और रेखागणित के आधार पर अगर मान लो अपने पास 10 पद है और 10 ही क्या है, व्यक्ति है, परंतु ये जो विभाजन है वो किस तरह से होगा, आवश्यक नहीं इन 10 पदों को इन 10 व्यक्तियों में बांटा जाए। इसमें ये देखा जाता है कि इनमें से वो कौन से व्यक्ति है जिन्होंने
देश के प्रति सेवा की है और जिनमें योग्यता है उनमें ही ये 10 पद बटेंगे। चाहे इन 10 पदों को 2 व्यक्तियों में ही बांट दो, 5-5 दे दो दोनों को, या फिर 5 व्यक्तियों में बांट दो, 2-2 दे दो। तो ये जो विभाजन है ना रेखा गणित वाला, ये अरस्तु इसको मान्य करता है कि ये सही विभाजन इसके आधार पर होना चाहिए, न कि अंक गणित के आधार पर। ये 10 पद है, 10 में से एक सबको प्रदान कर दो, योग्य है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु रेखा गणित का जो अनुपात है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास 10 पद है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन उसके योग्य है और किसने देश के प्रति सेवा की भावना व्यक्त की है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको किस में लिखने हैं? अरस्तु में लिखने हैं। यानी अरस्तु का ये जो वितरणात्मक न्याय था, इसके बारे में आपको ये दोनों ही पॉइंट लिखने हैं और इससे समझ में भी आ जाएगा। अब हम अरस्तु का जो दूसरा न्याय है वो देखते हैं। वितरणात्मक हो गया, दूसरा हम देखते हैं सुधारात्मक न्याय। जैसे संशोधात्मक और इसके साथ से उसे प्रतिवर्ती न्याय भी कहते हैं, लेकिन आप इसका सुधारात्मक रूप ही ले। तो दूसरा है सुधारात्मक न्याय। दूसरा न्याय है सुधारात्मक। और देखिए सुधारात्मक न्याय किस तरह से है। तो सुधारात्मक न्याय में क्या होता है कि इसमें एक राज्य के उत्तरदायित्व का वहन किया जाता है। यानी एक राज्य का क्या उत्तरदायित्व है। तो सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत राज्य का उत्तरदायित्व है कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह क्या करे, अपने राज्य के वह राज्य के व्यक्ति के जीवन अधिकार, सम्मान व स्वतंत्रता की रक्षा करे। स्वतंत्रता की क्या करे? रक्षा करे। ये दूसरा सुधारात्मक न्याय है अरस्तु का। इससे हमें देखिए समझना है कि सुधारात्मक न्याय क्या कहता है कि यहाँ इसका मतलब होता है कि न्यायिक जो प्रणाली है उसमें सुधार कैसे हो। क्योंकि अरस्तु भी न्याय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, न्याय की अवधारणा प्रस्तुत कर रहा है। तो अरस्तु क्या कहता है कि समाज में न्याय की व्यवस्था किस तरह से स्थापित होगी, समाज किस तरह से न्यायशील बनेगा। इसके लिए वो कहता है कि एक राज्य का उत्तरदायित्व है कि वो अपने राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करे, उसके सम्मान की रक्षा करे, उनके अधिकारों की रक्षा करे, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करे। और अगर कोई इनमें हनन पैदा करता है, यानी कोई इनका उल्लंघन करता है, कोई किसी के जीवन को के लिए खतरा पैदा करता है, किसी के सम्मान को खतरा पैदा करता है, किसी स्वतंत्रता को रोकता है, तो उस व्यक्ति को क्या दिया जाना चाहिए? दंड दिया जाना चाहिए। वो व्यक्ति क्या है? दंड का पात्र है। तो यहाँ सुधारात्मक न्याय क्या कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है या उत्तरदायित्व है कि व्यक्ति के जीवन अधिकार, सम्मान व स्वतंत्रता की रक्षा करे और इसके परस्पर लेन देन को नियमित करना, अपराधों को दंड देना और पीड़ित की क्षतिपूर्ति करना। तो ये हो गया इसका जो ये अ पॉइंट लेते हैं हम। अब ब पॉइंट देखिए क्या है। अपराधी को क्या देना? को दंड देना व पीड़ित को क्षतिपूर्ति, यानी उसे किस तरह का नुकसान हुआ है, अगर सम्मान का नुकसान हुआ है तो उसकी पूर्ति करवाई जाए, और अगर उसी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा पहुंची है तो उसकी वो पूर्ति करवाई। यानी किसी प्रकार से भी एक व्यक्ति के सम्मान के, उसके जीवन के, उसकी स्वतंत्रता के, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। पीड़ित को क्षतिपूर्ति प्रदान करे। तो ये देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। सुधारात्मक न्याय को समझने के लिए हमें यही ध्यान रखना होगा कि अरस्तु समाज में जो
सुधारात्मक शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है, समाज में सुधार की प्रक्रिया को आरंभ करना चाहता है। इसके लिए वो राज्य के उत्तरदायित्व को बताता है कि एक राज्य का उत्तरदायित्व है कि अपने क्षेत्र में रहने वाले, अपने राज्य में रहने वाले लोगों के सम्मान की, उनकी स्वतंत्रता की, उनके जीवन की, उनके अधिकारों की रक्षा करें और जो अपराधी है उसे आवश्यक दंड दे और जो पीड़ित है उसे उसके नुकसान की भरपाई करवाए, यानी उसे किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी कर दे। तो ये जो बात है ये अरस्तु के न्याय के स्वरूप की है। और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण आता है अरस्तु के न्याय के स्वरूप में वो दो आ गया, वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय क्या कहता है कि न्याय का या पद प्रतिष्ठा सम्मान का जो विभाजन है वो व्यक्ति की योग्यता और राष्ट्र के प्रति की गई सेवा के अनुसार होना चाहिए, और विभाजन अंक गणित के आधार पर न होकर रेखा गणित के आधार पर होना चाहिए। और सुधारात्मक न्याय में क्या कहता है कि राज्य अपने उत्तरदायित्व का वहन करे और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। तो इस तरह से हमने ये जो दो है यानी प्लेटो और अरस्तु, इन दोनों को ही हमने पढ़ लिया है। इनकी जो न्याय की अवधारणा है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इनके साथ साथ जो महत्वपूर्ण है, यानी ये हो गए यूनानी दार्शनिकों के विचार। अब हम चलते हैं जो मध्यकालिक विचारक आए, जिनमें आपको दो मध्यकालिक विचारक पढ़ने को मिलेंगे। उनके जो विचार थे न्याय की अवधारणा को लेकर वो क्या थे। तो देखिए मध्यकालिक विचारकों में आपके आया पॉइंट है मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। और मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार के लिए हम दो विचारकों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संत ऑगस्टाइन। पहला जो विचारक है वो हम पढ़ते हैं संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन के शब्दों में हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी संत ऑगस्टाइन न्याय की किस तरह से अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए संत ऑगस्टाइन की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था द सिटी ऑफ गॉड, यानी इन्होंने अपने न्याय संबंधी विचार कौन सी किताब में प्रस्तुत किए, द सिटी ऑफ गॉड। ये न्याय के जो विचार हैं वो इस पुस्तक में प्रस्तुत किए कि इन्होंने मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार पढ़ रहे हैं। उनमें दो विचारक पढ़ेंगे हम। पहला है संत ऑगस्टाइन, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है द सिटी ऑफ गॉड में अपने विचार प्रस्तुत किए। क्या विचार प्रस्तुत किए उन्होंने, देखिए संत ऑगस्टाइन कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय की व्यवस्था नहीं है, यानी जिस राज्य में न्यायपूर्ण वातावरण नहीं है या न्याय की व्यवस्था नहीं है, वो राज्य जो है वो चोर उच्चकों का और पशुओं का राज्य है। ये न्याय को बहुत महत्वपूर्ण माना इन्होंने और ये कहा कि जहां पर न्यायपूर्ण वातावरण नहीं है, जिस राज्य में न्याय की व्यवस्था नहीं है, वो चोर उच्चकों का, पशुओं का राज्य है। तो ये संत ऑगस्टाइन कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय की व्यवस्था है, जहां न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित है, उन व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि वो ईश्वरीय राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो वो कहता है ईश्वरीय राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। ईश्वरीय राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। और ये बात इन्होंने किसमें कही है, द सिटी ऑफ गॉड में कही है। क्या कही है इन्होंने कि जहां पर जिस राज्य में न्यायपूर्ण वातावरण नहीं है, वहां पर क्या है, वो पशुओं का, चोर उच्चकों का राज्य है। और जहां पर न्यायपूर्ण वातावरण है, जिस राज्य में न्याय प्रक्रिया लागू है, उस राज्य के प्रति वो राज्य कैसा हो गया, वो ईश्वरीय हो गया। जहां पर न्याय की प्रधानता है वो ईश्वरीय राज्य हो गया, यानी भगवान के द्वारा या ईश्वर के द्वारा राज्य के प्रति। तो इस प्रकार जो संत ऑगस्टाइन है वो ये कहते हैं कि जहां पर न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है, यानी न्यायपूर्ण वातावरण नहीं है, वो राज्य किनका है, वो राज्य है चोर उच्चकों का राज्य है। उसे हम न्यायपूर्ण शासन कह नहीं सकते।
परंतु उन्होंने ये कहा कि जहां न्यायपूर्ण वातावरण है, जिस राज्य में न्याय की व्यवस्था स्थापित है, वो राज्य ईश्वरीय प्रदत्त राज्य कहलाता है। तो उस राज्य में रहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन, यहाँ आपको लिखना है कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन ही क्या है? कर्तव्य पालन ही न्याय है। अब इसके साथ साथ हम दूसरे जो विचारक हैं, यानी दो विचारकों की बात करते हैं मध्य काल में। एक तो संत ऑगस्टाइन हुए और एक दूसरे हुए थे थॉमस एक्विनास। अब हम दूसरे विचारक की बात करते हैं जिनका नाम है थॉमस एक्विनास। अब देखिए थॉमस एक्विनास भी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हैं। कहते हैं कि कानून व न्याय का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहना। और इन्होंने जो न्याय पर अपने जो विचार प्रस्तुत किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि न्याय का मतलब है एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीने और कर्तव्यों का पालन करना। यानी थॉमस एक्विनास के न्याय संबंधी विचार क्या है कि एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीने व कर्तव्य पालन को ही न्याय मानते हैं। कर्तव्य पालन को ही क्या मानते हैं? न्याय मानते हैं। इस तरह से थॉमस एक्विनास के जो न्याय संबंधी विचार है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना और साथ ही साथ कर्तव्यों का जो पालन करना है वो क्या कहलाता है? वो न्याय कहलाता है। तो इस तरह से हमने मध्यकाल में जो न्याय संबंधी विचार है उनका अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं जो आधुनिक काल के जो न्याय संबंधी विचार है वो कौन से हैं, और आधुनिक काल में न्याय के संबंधी जो अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विचारक थे वो कौन कौन से थे। तो अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। मध्यकाल में आपको दो ही विचारकों के बारे में अध्ययन करना है। एक संत ऑगस्टाइन जिन्होंने द सिटी ऑफ गॉड में अपने विचार प्रस्तुत किए, और दूसरे थॉमस एक्विनास जिसने कर्तव्य पालन और अनुशासित जीवन जीने को ही क्या माना? न्याय माना। अब देखिए आधुनिक काल में जो न्याय संबंधी विचारक है उनमें हम सबसे पहले लेते हैं डेविड ह्यूम को, और ह्यूम के जो विचार है उनका अध्ययन करते हैं। यानी ह्यूम के विचार देखते हैं कि क्या कहता है ह्यूम। ये कहता है नियमों की अनुपालना ही न्याय है। नियमों की अनुपालना ही न्याय है। पालना ही क्या है? न्याय है। तो डेविड की विचार ये है कि नियमों की अनुपालना ही न्याय है, यानी नियमों जितने भी नियम बने हुए उनका पालन करो वो ही न्याय है। इसके साथ साथ दूसरा है जेरेमी बेंथम, जिन्होंने उपयोगिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जेरेमी बेंथम क्या कहता है कि जो वस्तु व समाज में जितनी भी वस्तुएं हैं, सार्वजनिक वस्तुओं व सेवाओं का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। सार्वजनिक सेवाओं व वस्तुओं का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। यानी उपयोगिता के आधार को इन्होंने स्पष्ट किया, उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। ये कहता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम का जो सिद्धांत था वो था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी जितने ज्यादा व्यक्तियों को सुख प्राप्त होगा वो ही न्याय है, जितने ज्यादा व्यक्तियों को लाभ होगा वो ही न्याय है। तो ये कहते हैं कि जो वस्तु व सेवाओं का है
इनका वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। जो योग्य है उसको बांट दो। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। और इसके साथ आते हैं तीसरे, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल, और ये कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं? इनके जो न्याय संबंधी विचार क्या है? ये कहते हैं उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। इस तरह से ये जो न्याय के सिद्धांत है ये अलग अलग आधुनिक काल के जो विचारकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। आगे हम इन विचारकों का बड़ी डिटेल से अध्ययन करेंगे। आपको ये सारे अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।